आपने बताया ये सब मुद्दे आपने रखे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, लेकिन एक और बहुत अहम मुद्दा आपने वहाँ रखा था तब जब आप पिछली बार भी गए थे, और वो था कि हमने कैसे ताकत दी है महिलाओं को भारत में, रिप्रेजेंटेशन दिया है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक। जी। और वो एक बड़ी उपलब्धि है भारत की, और उससे दुनिया ने बहुत कुछ सीखा है, उस पर एक प्रस्ताव भी पास किया गया। लेकिन भारत में अभी भी राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं को अपने हिस्से के लिए लड़ना पड़ता है, या शायद लड़ने भर की भी महिलाएं हर दल में मौजूद नहीं हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन अभी भी देश में राजनीतिक दलों के बीच राजनीति में नहीं मिला है महिलाओं को। मैं चूँकि इन्होंने मेरे अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण का वर्णन किया है, एक चीज़ को सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। हम अपने देश की उपलब्धियों को कम गिनाते हैं, देश की चुनौतियों को विदेश जाके ज़्यादा गिनाते हैं, और स्पेशली उन मंचों पर जहाँ सरकार के प्रतिनिधि ना होकर समाज के नेता एकत्रित होते हैं। भारत की छवि जो हमें लगता है और जो बाहर है, उसमें एक थोड़ा सा अंतर है। मैं आज बड़े गौरव के साथ कहती हूँ कि हमारे देश की सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी। कई देश हैं जो वैश्विक दृष्टिकोण से आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश है, लेकिन वो आज तक महिला राष्ट्रपति को चुन नहीं पाए हैं। इतना मादा उनमें नहीं है जितना मेरे देश में है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने देश की राजनीतिक ताकत को जब देखते हैं तो सिर्फ महिला कितनी संसद में है उससे उस ताकत का अंदाज़ा लगाते हैं। हमारे देश में 15 लाख महिलाएं पंचायत का चुनाव लड़कर जीतती हैं, और मात्र आरक्षण की वजह से नहीं जीतती। 50% का अगर आरक्षण है तो 65 से 70% तक जनरल सीटों से भी महिलाएं जीत कर आती हैं। उस ताकत को हम मोल नहीं देते, उस ताकत के बारे में हम कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा नहीं करते। जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोग कहते हैं अरे 1.5 मिलियन विमेन वो गांव में चुनकर आती हैं, संसदीय क्षेत्र को अगर आप एक ग्रामीण अंचल से और पंचायत के चुनाव से जोड़ें तो पंचायत का चुनाव ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पॉपुलेशन छोटी होती है, रिश्तों में नोक-झोंक थोड़ी ज़्यादा होती है, अच्छा बुरा बहुत ही छोटे परिवेश में समझ में आता है लोगों को। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो ऐसी व्यवस्था जहाँ पर हर जगह पर महिलाएं अपनी जगह बना रही हैं, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि वहाँ पर हम इन मुद्दों को रखें। जहाँ तक हमारे देश की बात है, मेरा ये गौरव है कि मैं उस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ जहाँ पर हमारी पार्टी के अंदर का आरक्षण सुनिश्चित तब हुआ महिला के लिए, 33% आरक्षण संगठन में, जब राजनाथ जी हमारे अध्यक्ष थे। तो जब एक पुरुष अध्यक्ष थे उन्होंने महिलाओं के लिए संगठन में आरक्षण दिया। ये बात और है कि जिस संगठन में महिला अध्यक्षा है उसमें महिलाओं को आरक्षण नहीं है। और ये भी एक सत्य है जो कोई झुठला नहीं पाएगा कि जब एक पुरुष प्रधानमंत्री ने एक पहली बार नए संसद की इमारत का उद्घाटन करवाया तो लेजिस्लेटिवली, कानूनी दृष्टिकोण से पहला कानून 33% आरक्षण का महिलाओं के लिए पारित किया। तो ये गलतफहमी जो लोग पालते हैं कि महिला का राजनीतिक या आर्थिक उत्थान मात्र महिला करेगी, मुझे लगता है हमारे देश के इन 2 पुरुषों ने तो कम से कम इस बात का कहीं ना कहीं प्रमाण दे दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही हमारी लीडरशिप के साथ डिसाइड किया था कि प्रेसिडेंशियल नॉमिनी हमारे लिए रेस के लिए द्रौपदी मुर्मू जी रहेंगी। तो मुझे लगता है कम से कम हमारे देश में हमने ये प्रमाणित कर दिया है कि महिला के उत्थान के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पुरुष की प्रताड़ना का उल्लेख करें। पर आप मिस करती है हर दिन की जो राजनीति की जो एक गहमा गहमी होती है एक नेता के तौर आप पर। झगड़े की बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ, वो उसको मिस करती हैं, झगड़े या। देखिए, हर परिस्थिति का अपना एक स्वभाव होता है। मैं जिस स्वर में संसद में बोलती हूँ, अगर सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जिसने देश की तिजोरी को लूटा हो, और जब वो बेबाक तरीके से बार बार संसद में झूठ बोलता जाए वो व्यक्ति, अथवा वो व्यक्ति जो मुखौटा डाले सेक्युलरिज्म का लेकिन 2 समुदायों में झगड़े करवाए, या वो व्यक्ति जिसके पास सतत सत्ता रही हो लेकिन उसने अपने क्षेत्र में कोई भी गरीब कल्याण का काम ना किया हो और प्रधानमंत्री पर तंज कसता हो, या वो व्यक्ति जिसके पास प्रधानमंत्री में कोई त्रुटि निकालने के लिए कोई विषय ना हो लेकिन बार बार उसे चाय वाला कह के अपमानित करना
और शेखे बगाड़ने का काम करता हो, तो स्वाभाविक है जो लोग प्रधानमंत्री जी या लीडरशिप के साथ, मैंने अपनी पार्टी में 2003 में पहली बार संगठन में जगह पाई थी, तो मुझे कम से कम पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 22 साल हो गए। तो जब आप किसी परिधि में अपने बड़ों को अपमानित होते देखते हैं या गरीब को प्रताड़ित होते देखते हैं, तो निश्चित रूप से एक स्वभाव में आप एक स्वर में बोलेंगे ज़रूर। महिला होने के नाते उसमें चुनौती मात्र ये होती है कि अगर आप प्रखर वक्ता हैं और आप फेमिनिन ओवरचर्स नहीं रखती हैं, उसका हिंदी रूपांतर और अनुवाद करूँगी तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन अगर आप असहाय नहीं दिखती हैं, अगर आप अपना काम जानती हैं, अगर आप किसी का सहारा नहीं चाहती, तो निश्चित रूप से आपको घमंडी कहेंगे। लेकिन आपको इस बात की तैयारी रखनी होगी कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, मुद्दा या आपको किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, आप पर किस प्रकार का कटाक्ष होता है, आप पर किस प्रकार का प्रहार होता है, वो विषय है कि मुद्दा विषय है। तो मेरे लिए हमेशा मुद्दा ही इम्पोर्टेंट रहा है। आपने अपने टेलीविज़न चैनल के माध्यम से मेरे राजनीतिक सफ़र पर जितनी भी रिपोर्टाज की है, उसमें निश्चित रूप से आपने देखा है कि मेरे ऊपर जब अटैक भी होता था तो कई बार भद्दे किस्म के अटैक्स होते थे, और मैंने एक महिला नहीं बल्कि कार्यकर्ता के नाते एक संकल्प लिया था कि या तो मैं उनके अटैक्स में इतना टूट जाऊं कि रोने के अलावा या असहाय होने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ना हो, या मैं इस प्रिविलेज को समझूं कि संसद में होना 140 करोड़ के देश में अपने आप में कितना बड़ा सौभाग्य है, और उन लम्हों का, उस वक्त का इस्तेमाल करूं कि किसी गरीब को छत देने का माध्यम बनूं, किसी महिला जिसने कभी जीवन में अपने घर में टॉयलेट नहीं देखा उसको वो सम्मान दिला पाऊं। तो आपको कहीं ना कहीं वो मेजर करना पड़ता है कि आपके लिए इंसान के नाते, नागरिक के नाते क्या इम्पोर्टेंट है, और उस हिसाब से फिर मेरा स्वरूप आप देखते हैं। तो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं अपने देश की बात करती हूँ, पार्टी विशेष की बात नहीं करती। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब मैं जाती हूँ तो ये मेरा दायित्व तो बनता है कि मेरे देश की राजनीति में जो छींटाकशी होती है वो मैं वहीं छोड़ दूँ, क्योंकि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं हिंदुस्तान के एक साधारण नागरिक के नाते अपना प्रतिनिधित्व वहाँ कर रही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे देश के बारे में कुछ भी ऐसा कहे जो किसी हिंदुस्तानी को आहत करे। तो जो झगड़े हैं, जो महिला का हिंदुस्तान में स्वभाव होता है, घर के झगड़े घर में करो, बाहर वालों को कभी मौका मत दो कि वो तुम्हारे घर की ओर आंख उठा के देखें।